This conference will now be recorded. देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रिप्ट मेरे हिसाब से चले तो मैं यहां जाता हूं, यहां जाके स्पेसिफाई करके आता हूं प्रॉड। ठीक है, प्रॉड का मतलब होता है प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब मैं समझाता हूं आप सबको, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी इससे। ध्यान सुनना इस बात। होता क्या है, जब हम किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं तो जब भी हम बिल्ड करना शुरू करते हैं अपनी एप्लीकेशन को इनिशियल स्टेज पे, तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास है ना डेवलपर, सेट ऑफ डेवलपर्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सेट ऑफ डेवलपर्स है। ये सब डेवलपर्स जितने भी हैं मेरे पास, ये जितने मेरे पास सेट ऑफ डेवलपर्स हैं, ये सब के सब इस मशीन से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट मशीन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट मशीन। तो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपनी अपनी मशीन पे कोड तो लिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा कोड असल में उठाकर कहां पर डालते जा रहे हैं, डेव मशीन पे डालते जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। Yeah. Avinash Pandey, open your camera. Who is Avinash Pandey? धनंजय पांडे मैम। हेलो। Okay. हेलो। धनंजय हाँ मेरे लैपटॉप में वो ऑफ हो गया था, इसलिए मैं भाई के लैपटॉप से बात। अच्छा, ठीक है। एंड ममता, आप 2 से लॉगिन क्यों हो? ठीक है, ओके। हाँ जी, तो देखो अब हमारे पास यहाँ डेव है। ठीक है, तो असल में क्या कर रहे हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं वो डेव मशीन पे उनका कोड जा रहा है। अब जब डेव मशीन पे कोड जाता है तो कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं, समझना कि डेव मशीन का अपना खुद का डेटाबेस होगा, यानी कि डेवलपमेंट हो रही है अभी, तो डेवलपमेंट हो रही होगी, तो जो डेटाबेस होगा वो, मैं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट रियल। ये रियल डेटाबेस नहीं होगा। रियल का मतलब इसके अंदर रियल कस्टमर्स के रिकॉर्ड नहीं होंगे। और फिर एक ऐसा भी अपने पास मशीन हो सकती है, हम बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है कि हमारा पूरा कोड लाइव हो चुका, यानी कस्टमर आके यूज कर रहा है, तो उसका मतलब उसका जो डेटाबेस होगा वो भी कैसा होगा, वो लाइव होगा। तो हम कभी कभार क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन, मान लो हमारी एप्लीकेशन में कोई बग आ गया इस जगह प्रोडक्शन पे, तो हम उसे टेस्ट कहाँ करेंगे, प्रोडक्शन पे तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो हम कहाँ टेस्ट करेंगे, हमेशा डेव में, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किस डेटाबेस से कनेक्टेड है, नॉट रियल से, बट आई वांट टू कनेक्ट इट टेम्परली, कि ये वाली एप्लीकेशन किससे कनेक्ट हो जाए, इस डेटाबेस से, ताकि मैं टेस्ट करके देख लूँ सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर सब सही चल रहा होगा तो मैं यहाँ का कोड उठाऊंगा, यहाँ माइग्रेट कर दूंगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ना डिफरेंट इन्वायरमेंट्स क्रिएट करते हैं। ऐसे ही मान लो एक टेस्टिंग का इन्वायरमेंट है, तो उसका मतलब मैंने जब कोड बनाया, फिर टेस्टिंग का अपना खुद का डेटाबेस है जिसमें मेरे टेस्टर टेस्ट कर रहे हैं, उस इधर कोई बग आ रहा है तो मैं यहाँ जाके चेक कर लूंगा कि मैं तो इससे कनेक्टेड हूँ एज ए डेवलपर। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को लगा कि यार मेरे मशीन में तो सबसे चल रहा, हो सकता है इसके डेटाबेस में बग हो, इसके डेटाबेस में गलत वैल्यूज पड़ी हो, ब्लैंक पड़ी हो, इस वजह से बग आ रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एप्लीकेशन को उसके डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा। लेकिन मेरे को ऐसा करने के लिए इन्वायरमेंट स्विचिंग करनी पड़ेगी। ध्यान सुनो, मेरे को इन्वायरमेंट स्विचिंग करनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट स्विचिंग करने का तरीका क्या होगा वो देखो। तो मैं जैसे यहाँ लिख के बैठा हूँ प्रॉड। ठीक है, अब मैंने जब प्रॉड लिखा तो मैंने बोला कि जब भी कोई प्रोडक्शन पे चलेगा तो यहाँ से एक स्पेशल फाइल चला करेगी, लेट्स से prod.js। ठीक है, तो prod.js के अंदर ऐसा कोड पड़ा होगा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। तो मैं सपोज यहाँ जाकर न्यू फाइल prod.js बनाया था और ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड हो गई, मान लो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं test.js को चला रहा हूँ, ध्यान देखना कि मैं test.js को जब चला रहा हूँ तो test.js डिसीजन ले कि भाई कहाँ जाना है मुझे, प्रोडक्शन पे जाना है या डेव पे जाना है। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चलाऊंगा तो test.js, लेकिन यहां जाकर एक आर्गुमेंट पास कर दूंगा कि भाई अब तुम जिस डेटाबेस से कनेक्ट हो वो डेटाबेस प्रोडक्शन का। ठीक है, जब तुम स्टार्ट से कनेक्टेड हो तब तुम्हारा डेव का डेटाबेस हो। तो ये जो मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, दिस इज कमांड लाइन आर्गुमेंट। ये मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करके, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों केस में फाइल एक ही चल रही है, लेकिन उससे क्या बदल रहा है कि भाई किससे मैं कनेक्ट होने वाला हूँ। तो जब मैं test.js पे जाता हूँ तो मैं यहाँ जाकर, ध्यान देना, मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ process.env.argv। याद हो हम लोगों ने पढ़ा था। और argv में 0 नंबर पे अगर हम सब याद करें तो हमारे पास होता है कि जब भी हम कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो नोड 0 नंबर पे होता है, फिर फाइल का नाम होता है, फिर आर्गुमेंट होता है डेव या prod जो भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये 0 पे, 1 पे, 2 पे, इसका मतलब यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, 2। तो हमारे पास सेकंड वाला आर्गुमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से मैं निकल गया सेकंड आर्गुमेंट। एंड व्हाट आई हैव, मैं यहाँ जाके बोल सकता हूँ कि मेरे पास आ गया है लेट इन्वायरमेंट आ गया है।
तो मैं यूजर मतलब मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि कौन से इन्वायरमेंट पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है। तो मैंने बोला इन्वायरमेंट इज कॉमा env, तो नाउ आई एम एबल टू सी भाई कौन से इन्वायरमेंट में मेरी एप्लीकेशन इस वक्त रन हो रही है। मेक सेंस? तो मैंने ऐसा कर दिया। अब हम वापस जाते हैं यहाँ से अपनी एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ अब ध्यान देना मैं npm स्टार्ट लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा npm स्टार्ट। आप इन्वायरमेंट पे जरा ध्यान देना। हाँ, कुछ गड़बड़ आ रही है। अच्छा गलती कर दिया मैंने, इन्वायरमेंट नहीं पास किया इसके साथ ना, तो वो करना भी नहीं चाहिए ना, तो मैं करता नहीं इसे पास ऐसे, क्योंकि हमने मैं क्यों नहीं कर रहा पास, क्योंकि वो यहाँ से तो आ ही रहा होगा। तो मैं एक बार यहाँ जाता हूँ यार, नोड test.js में dev तो इन्वायरमेंट आ ही रहा है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, इन्वायरमेंट तो आ रहा है मेरे पास। एक बार मैं एक काम और कर लेता हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं process.env.argv। एक बार से क्लियर कर लेते हैं, एनवी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बग आ रहा है, तो मेरे को बोल रहा है ये नहीं मिला, इसे प्रोसेस अनडिफाइंड है। कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? ARGVS से क्या? एक मिनट, मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ यार। सर सीधा process.argv है, सीधा process.argv एनवायरनमेंट के अंदर नहीं होता। इन्वायरमेंट ठीक है, ठीक है, हेल्प ही दे रहा है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। process.argv अपने पास, मेरे को लग रहा था env के अंदर तो नहीं बैठा। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं, देखो मैसेज चलाता हूँ, तो देखो इसने चलाया, देखो किस पे कहता है टेस्ट, और यहाँ आ गया, और यहाँ से env हटा दो यहाँ पर से भी। तो अगर आप देखो तो इसने बता दिया इन्वायरमेंट कौन सा चला है, डेव इन्वायरमेंट। तो इससे मेरे को पता जाएगा मेरी एप्लीकेशन इस वक्त कौन से इन्वायरमेंट में चल रही है। अब अगर मैं npm स्टार्ट की जगह, ध्यान देना, अब मैं क्या लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखने जाता हूँ prod। तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ npm prod, तो बता देगा ऐसी कोई कमांड ही नहीं है। देखो लिस्ट आ गई कमांड्स की, वो कह रहा है देखो ये सारी कमांड्स होती है जिसमें तुमने npm स्टार्ट तो यूज किया है, रीस्टार्ट हो सकती है, रूट हो सकती है, लेकिन ये नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाकर अगर हम अपनी कमांड बनाते हैं, जैसे हमने अपनी खुद की कमांड बनाई है, तो हमें लिखना पड़ेगा npm run prod। ठीक है, नाउ इट इज रनिंग वेयर, इट इज रनिंग ऑन द prod। ठीक है, और यहाँ दिख भी रहा है कि 0 वाला आर्गुमेंट है, ये 1 वाला आर्गुमेंट है, और ये 2 वाला आर्गुमेंट है। सबको डाइजेस्ट है गाइस ये वाली बात? ठीक है, तो ऐश्वर्य पूछ रहे हैं process.argv अगर हम याद करें तो process.argv का पर्पस था कमांड लाइन आर्गुमेंट्स देना। अगर हमें खुद कमांड लाइन आर्गुमेंट्स देने तो उसके लिए है। तो जैसे कि पता नहीं मैंने कौन से एग्जांपल में आपको दिखाया होगा ये वाला फीचर, पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया था process.argv वाला फीचर। तो आप सिर्फ अभी ऐसा याद रखो कि अगर मेरे को कोई भी आर्गुमेंट पास करना है, तो अगर हम इसी में जाके देखिए जो अभी हमने कैलकुलेटर बनाया, तो packet.json में आपने यहाँ से dev पास किया, तो dev में इन्वायरमेंट है ना, वो पास हुआ। ठीक है, तो ग्लोबल डेमो में पढ़ा है, साहिल ने मेरे को बताया। तो ये देखो ये था यार, process.argv में पास करते थे ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करना चाहते थे, वी वांट टू डू अ सम, और हम सम करवाना चाहते थे रन टाइम पे कि कितने नंबर्स का सम करेंगे, तो जितने नंबर डालेंगे उतना सम होगा। तो अगर हम यहाँ जाके देखें इस वाले प्रोग्राम को, cd डॉट डॉट करते हैं, इससे बाहर आते हैं और यहाँ लिखते हैं नोड, और यहाँ स्पेसिफाई करते हैं ग्लोबल डेमो, और यहाँ से आर्गुमेंट देते हैं, जिसका मतलब 90 100 20 ये सारे आर्गुमेंट इसमें चले गए अभी ARGV में, और हम उसे लूप चला रहे हैं और लूप चला के निकालते जा रहे हैं। तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो क्या करता है, इन सबका सम करके मुझे देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे आर्गुमेंट्स क्या कहलाने लगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से इसे पास किया इन आर्गुमेंट्स को, जो हमने साथ में इसमें process.env मैंने प्रिंट करके, इसलिए इतना बड़ा प्रिंट हो रहा है। तो पॉइंटर ये कि जब मैंने इन सारे आर्गुमेंट्स को पास किया, यहाँ से इधर चल जाते, तो जब मैंने इन आर्गुमेंट जब मैंने इन आर्गुमेंट्स को पास किया यहाँ से, तो 90 100 200 कहाँ पहुंच गए, ये सब के सब यहाँ से उठ के पहुंच गए ARGV में। और मैंने बिकॉज की लूप चलाई, तो 2 से इसलिए चलाई क्योंकि ये 0 पे बैठा था, ये 1 पे बैठा था, और यहाँ से आर्गुमेंट 2 पे बैठा था, ये 3 पे था, ये 4 पे था। तो 2 से लेके 4 तक की लूप चली, उसमें से जो जो वैल्यू निकल कर आई, पहले 90 निकल कर आई,
फिर उसे % किया, सम कर दिया, फिर 100 निकल कर आई, क्योंकि इसे स्ट्रिंग समझता है हमेशा ही, ऐसे 90 100 स्ट्रिंग 20 स्ट्रिंग, इसे % किया, सम कर दिया। तो ये सब क्या थे हमारे, ये सारे के सारे हमारे आर्गुमेंट्स। इसी आर्गुमेंट्स को मैंने प्रैक्टिकली यूज करवाया आप लोगों को कि भाई जब हम रियल टाइम में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वी वांट टू रन इट लाइक कि भाई हम इसे कब किस एनवायरनमेंट में चलाना चाहते हैं। तो जब मैं लिखूं प्रॉड तो वो प्रॉड पे चला दे, प्रोडक्शन पे चला दे। जब मैं लिखूं स्टार्ट तो वो डेव एनवायरनमेंट में चला दे, और हमें अपनी कमांड्स बनानी भी आ गई। तो इससे फायदा सिर्फ क्या है, जो भी मेरे टीम मेंबर्स होंगे उनकी लाइफ में आसान करके रखूंगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ उनको क्या सिखाना है, मुझे सिखाना है npm स्टार्ट। वो जब भी मेरे मॉड्यूल को यूज करेंगे npm स्टार्ट करके चला लिया करेंगे, और जब भी उन्हें प्रोडक्शन पे चलाना होगा तो क्या करेंगे, npm रन प्रॉड। आई होप कि सबको समझ आई हो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ऐसे, ये तो मैं सिर्फ 2 इन्वायरमेंट बनाया, ऐसे कई इन्वायरमेंट बने होंगे, और आपको बताया जाएगा कि आज इस इन्वायरमेंट पे एप्लीकेशन चलाकर देखिए। क्लियर है आपको? सर जैसे हम लोग जैसे क्या करते हैं, जैसे कनेक्शन वगैरह होता है प्रोडक्शन का, तो वो हमें कमेंट करके हम फिर डेवलपमेंट की कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह लिखते हैं, तो मतलब इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अब ये ज्यादा अगर बेटर हम तरीका है ना। हाँ, तो मतलब ये जो स्टार्ट और प्रोड है, ये तो हमारी कीज होगी ना, ये तो स्टार्ट तो प्री डिफाइन है ना, क्योंकि हम npm स्टार्ट जी। लिखते हैं, स्टार्ट चलता है। लेकिन प्रॉड अच्छा प्री डिफाइन है, वो यूजर डिफाइन हो गया हमारे पास। तो हम लिखते हैं जब npm रन कमांड है, रन को हमने बोला प्रॉड को चला दे, तो वो इस की को ढूंढता है इसके अंदर, और इसके आगे जो हमने लिखा होता है कमांड उसे फायर कर देता ठीक है है। हाँ जी, सर कुछ और नेम भी दे सकते हैं ऐसे? हाँ हाँ, देखो ना, जनरली अगर जैसे जलज ने क्वेश्चन पूछा ना, वो वर्किंग है तो उसके दिमाग में तुम कनेक्ट कर दिया। जलज से आप पूछोगे ना, तो ये लोग जब भी प्रोडक्शन पे कुछ फटता है ना, प्रॉड ही बोलते हैं। तो इसलिए ना टर्म्स है, समझो ये ना लैंग्वेज बन चुकी है इंडस्ट्री की। तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ऐसे वर्ड यूज करे जाते हैं, डेव एनवायरनमेंट। तो जनरली ये ग्लोबल वर्ड्स है। तो आप जब भी खुद कोडिंग कर रहे होगे, जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा डेवलपर, उसे डेव ही बोलेंगे। जो लाइव इन्वायरमेंट होगा उसे प्रॉड ही बोलेंगे। जो टेस्टिंग के लिए होगा उसे टेस्टिंग ही बोलेंगे, या कुछ लोग उसे क्यूसीटी बोल देंगे, क्यूसीटी इन्वायरमेंट में चलता है। या फिर कस्टमर को जब साइन ऑफ दोगे तो उसे यूएटी इन्वायरमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट्स के नाम है। और जिस जिस कंपनी में जितनी फंडिंग होती है ना, वो बहुत सारे इन्वायरमेंट बनाती है। तो जैसे मैं जब बैंकिंग में था तो हमारे पास एक डेव इन्वायरमेंट था, तो डेव पे हम लोग कोडिंग करते थे, फिर उसके बाद उसकी प्री एसआईटी करवाते थे। प्री एसआईटी, अब देखो यहाँ मैंने वर्ड नहीं लिखा था एसआईटी, एसआईटी का मतलब सेल्फ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो प्री एसआईटी का मतलब होता था कि हम डेवलपर्स ही ना अपने जो कोड बनाया, मान लो हमने अगस्त में जो कोड बनाया उसको सितंबर में जाके प्री एसआईटी करवा रहे हैं, उसकी चेक कर रहे हैं कि सब सही चल रहा है, चल रहा है। अगर प्री एसआईटी सक्सेसफुल होती थी तो हम एसआईटी को दे देते थे। एसआईटी में कौन बैठे होते थे, जो बिजनेस एनालिस्ट होते थे ना, बीए। असल में जो बीए वाले बंदे होते थे ना, वो एमबीए होते थे एक्चुअली में, क्योंकि वो बैंकिंग समझते थे। तो वो फंक्शनैलिटी चेक कर लेते थे कि यार इस बंदे ने जो डेबिट क्रेडिट किया है वो ठीक किया है नहीं किया। तो पेन पेपर लेके बैठे होते थे, एप्लीकेशन को चेक करते थे फंक्शनैलिटी वाइज। तो देखो पहले हमने टेस्टिंग करी डेवलपर्स ने डेव पे, फिर प्री एसआईटी भी करवाई हम ही लोगों ने अपनी इंटरनल टीम में सबने बैठ के टेस्टिंग कर ली। फिर एसआईटी को दे दिया, यानी कि किनको दे दिया, बिजनेस यूजर्स को। बिजनेस यूजर्स कौन है, हमारी टीम के बंदे हैं जो हमें बिजनेस गाइडलाइंस देते हैं। जब ये सब सही हो गया तो फिर हमने क्यूसीटी करवा दी, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये टेस्टर्स ने टेस्टिंग कर दी। अगर ये भी सब सही निकला तो फिर यूएटी करवाते थे। यूएटी थी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी बैंक के जो क्लर्क्स होते थे, जो भी उनका इंटरनल स्टाफ होता था, वो खुद टेस्ट कर लेते थे। अगर ये भी ठीक निकलता था देन प्रोडक्शन जाता था। अब सोचो ना, कोड फटने का चांस क्या, ना के बराबर नहीं है। इतनी बार तो टेस्टिंग हुई है। क्लियर हुआ सबको बात? इसलिए बहुत सारे इन्वायरमेंट्स होते थे हम लोगों के पास। तो अगर मान लो यूएटी वालों ने बोला बग आ गया, तो मैं यहाँ पर यूएटी नाम का भी बना के बैठा होता था। तो जैसे ही उन्होंने बोला बग आ गया, मैं यूएटी इन्वायरमेंट पे खटाक चेक कर लेता था कि क्या क्या बग है। अपनी मशीन, एक ही मशीन में बैठा हूँ, उसी पे स्विच मार लेता था सबकी मशीन पे, क्योंकि सबके डेटाबेस पे कनेक्ट हो जाता था ना जैसे बग आता था, और वो इशू सिमुलेट हो जाता था, क्योंकि सबके पास डेटाबेस अलग अलग होते थे ना। डेटाबेस का मतलब जो टेस्टर टेस्टिंग कर रहा है तो उसने अपना खुद का डेटा बनाया होगा ना टेस्टिंग करने के लिए। यूएटी जो कर रहा होगा अपने हिसाब से टेस्टिंग कर रहा होगा, तो सबका डेटा बदला होगा सिर्फ। तो मैं डेटा पॉइंटर चेंज कर देता था हर बार इन इन्वायरमेंट्स के थ्रू। सर मतलब इसमें यही होता था कि हमने जेनरिक नेम दिया है, बट अगर कुछ और देंगे तो भी चल जाएगा। तब भी चल जाएगा। हाँ, आप ये तक लिख सकते हो भाई, आप प्रॉड की जगह अनमोल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से कर रहे हैं। हाँ बट ये होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन। समझ रहे हो? अब जैसे ऐश्वर्य पूछ रहा है यार इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन्वायरमेंट को समझने के लिए ना,
एक बहुत पहले, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं इन्वायरमेंट के एग्जांपल समझाता हूँ। बहुत पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था टाटा की किसी कार का, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है उसका क्या था, तो कोई एसयूवी कार निकाली टाटा ने, उसको वो ऐड करते थे। उस ऐड में वो क्या दिखाते थे, वो दिखाते थे कार जो चल रही है ना वो एक्सट्रीम कंडीशन में चल रही होती थी, यानी कि सपोज वो उसे चला रहे हैं किसी -डिग्री टेम्परेचर में, तो वहां बर्फ ही बर्फ है और वो उसे -डिग्री टेम्परेचर में चला रहे हैं। फिर वो जाकर किसी डेजर्ट वाली जगह पे चला रहे हैं ऐसे, जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर, खूब गर्मी पड़ रही है। फिर वो किसी रेनी वाली जगह पे चला रहे हैं उसे, ठीक है। तो अगर इसे ध्यान से देखें तो दिस इज द इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट्स है अलग अलग। और एक टाटा एसयूवी को समझिए अपना कोड है, और ये कोड अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके चल रहा है। तो समझ ऐसे ही कि भाई स्टार्ट जो है अपना वो डेव इन्वायरमेंट है। डेव इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि भाई हमारे घर का इन्वायरमेंट है। प्रोडक्शन मतलब बाहर का इन्वायरमेंट है, AWS पे चला गया, क्लाउड पे चला गया, तो हम उस पर भी टेस्ट कर सके अपने एप्लीकेशन को। फिर UAT है तो वो अलग इन्वायरमेंट है, इसलिए हर एक के क्या बना रखा है, अलग अलग इन्वायरमेंट। तो हम कोड को चाहते हैं कि वो हर इन्वायरमेंट पे सब सही चल रहा है, चल रहा, इसलिए डेवलपर सारे इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और चला लेते हैं। अगर वो सब इन्वायरमेंट में चल गया तो इसका मतलब ऐसा है कि जैसे कि सपोज मैंने कोई सिस्टम बनाया, वो मैक पे बनाया, कस्टमर विंडो में मांग रहा था, तो उसके इन्वायरमेंट भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना मेरे को, इसलिए मैंने सारे इन्वायरमेंट यहाँ कॉन्फ़िगर करके रख दिए, ठीक है। और मैं यहाँ से ट्रिगर कर पाऊँ उन फाइलों को, और वो फाइलें पीछे से अलग अलग डेटाबेसेस से, क्लाउड का डेटाबेस पढ़ाओ, कोई फायरबेस पढ़ाओ, कहीं से भी कनेक्ट करके डेटा लेकर आएंगे, और डेटा लाके अगर वो कोड चल गया तो इसका मतलब मेरे इन्वायरमेंट पे टेस्ट कर पा रहा, ठीक है जी। समझ में आई आप सबको? तो विद्युत पूछ रहे हैं कि हम आगे चल के इस पे भी जाएंगे कि डीबी कैसे होगा। हाँ, बहुत दूर है लेकिन फिर हम तो जो डीबी वाली बात की अगर मैं बात करूँ तो हम डीबी वाले पे बहुत बहुत दूर है, क्योंकि नोड पे है। अभी तो नोड ही खत्म हो जाए पहले, फिर एक्सप्रेस खत्म हो जाए, देन हम डेटाबेस पे जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्लो ही ऐसे है हमारा, इसलिए जितनी बातें बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम बड़ी एप्लीकेशन की तरफ आएंगे, ये मैं इसलिए नोट रखने इन बातों को कि ये एम्फेसिस किया मैंने इस बात पे कि कैसे आप अपने स्क्रिप्ट्स बना सकते हो और उसका पर्पस क्या है। और मेन पे मैंने एम्फेसिस किया है कि भाई ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो हमें अपनी खुद ही कमांड्स बनानी भी आ गई, प्री डिफाइंड कमांड्स यूज करनी भी आ गई। अच्छा, अब आते हैं जी आगे। सो नाउ द पॉइंटर इज कि हमारे पास यहाँ तक सब कुछ बढ़िया, ये सब चल गया। अब सपोज मेरे मॉड्यूल को कोई यूज करना चाहता है, मान लीजिए हमारे मॉड्यूल को सर 10 में से ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये तो समझ आ गया, लेकिन हम फिर खुद की कमांड से भी तो ट्रिगर करा ही रहे हैं ना, तो सर इसमें और उसमें क्या फर्क रहा? उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं, देखो इधर मैं यहाँ पर गया हूँ, एक कॉलर बनाया है, ठीक है, और यहाँ बनाते हैं consume.js। ध्यान सुनना, एक कॉलर बनाया consume.js में। आप समझ गए कि ब्रेन में, ये ब्रेन वाली ऐप मैंने बनाई है, कैल्सी ब्रेन ऐप। और हम इन रियलिटी अगर सोचे तो डेवलपर्स क्या करते होंगे, डेवलपर्स बड़े बड़े मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होते हैं। तो मॉड्यूल्स का मतलब हम लोग अभी के लिए समझ लेते हैं, हम मॉड्यूल्स का मतलब है अपने लिए फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर कोड डाल देंगे। तो सपोज ऐसे समझ के, ध्यान सुनना मेरी बात को, हमें एक शॉपिंग बनानी है। आप सब लोग शॉपिंग से फैमिलियर हो ना, तो जैसे कॉलेज के प्रोजेक्ट में शॉपिंग एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन शॉपिंग का अगर मैं आपको एक सिर्फ ग्लांस दूंगा आपको समझ आएगा शॉपिंग बनाना मजाक काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है शॉपिंग बनाना। क्योंकि जब शॉपिंग बनाओगे तो शॉपिंग में आप ध्यान देना, एक तो वो यूजर है, यानी कि वो कस्टमर है जो चीजें खरीदता है, ठीक है, जो बाय करता है, ठीक है जी। एक तो बाय वाला बंदा, तो यहाँ से वो बाय कर सकता है। तो इसका मतलब समझना, यहाँ पर हमें एक ऐसा एप्लीकेशन आनी पड़ेगी जो बाय के रिलेटेड काम करे। यानी कि बाय का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा दो, है ना, सर्च करवा दो प्रोडक्ट को, टॉप सेलिंग दिखा दो, कार्ड में ऐड करवा दो, ऑर्डर बुक करा दो, और पेमेंट करवा दो। समझ में आ रही है आप सबको? अगर ध्यान से तो कितनी सारी एक्टिविटी करानी पड़ेगी सिर्फ बाय बाय करवाने, ठीक है। फिर इसके बाद एक और भी तो होगा ना, जो क्या होगा, प्रोडक्ट्स को दिखाएगा, शो करवाएगा प्रोडक्ट्स को। तो भाई मैं प्रोडक्ट को शो कराऊंगा, शो कराने का मतलब क्या है, सेलर। तो हमारे पास एक सेलर होना चाहिए जो प्रोडक्ट को क्या कर सकते, प्रोडक्ट पे क्रेड कर सकता हूँ, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकता हूँ, स्टॉक चेक कर सकता हूँ, समझ लो कि स्टॉक में है या नहीं, एबीसी एनालिसिस कर सकता हूँ। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आप सबने कभी पढ़ाओ, कभी एबीसी, पता नहीं शायद आप में से किसी को मौका मिला या नहीं मिला, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा हूँ, तो इकोनॉमिक्स मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो एबीसी एनालिसिस का मैं समझाया जाता हम लोगों को कि जब भी आप एबीसी एनालिसिस करते हो तो इसका असली मतलब क्या है कि आपके कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो ए है, ए का मतलब है
कि ऐसे प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, बी जो उससे कम बिकते हैं और सी जो सबसे कम बिकते हैं, तो हम एबीसी एनालिसिस करके ये दिमाग लगाते हैं कि कभी आपने ध्यान दिया हो कि कौन से प्रोडक्ट पे डिस्काउंट शुरू हो चुका है, तो देखते हैं कौन से सी कैटेगरी के प्रोडक्ट हो चुके हैं जिन्हें मुझे डिस्काउंट दे देना चाहिए क्योंकि बिक ही नहीं रहे, खराब ना हो जाए। तो अपने प्रोडक्ट पे एबीसी एनालिसिस करते हैं, ये भी सेलर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आप समझना, बाइंग का ऑप्शन, सेलिंग का ऑप्शन, फिर इसके साथ साथ एक और ऑप्शन चलेगा इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि आउट ऑफ स्टॉक का फीचर यहां से ड्राइव होगा, स्टॉक ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, ये भी यहां से होगा। इंटरनली एबीसी एनालिसिस ये कर रहा होगा इन्वेंट्री वाला सिस्टम। फिर एक और सिस्टम ड्राइव होगा एडमिन का। एडमिन सारी इंफॉर्मेशन देख सकता होगा, कितने प्रोडक्ट बाय हो रहे हैं, कितने सेल हो रहे हैं, कितना स्टॉक पड़ा है, समझ रहे हो बात। फिर इसके साथ एक और सिस्टम तैयार होगा डिलीवरी का, कि कितने प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है, वो एडमिन देख पा रहा होगा। तो डिलीवरी के लिए एक सिस्टम तैयार होगा, इसमें डिलीवरी बॉयज बैठे होंगे, उनको ट्रैक किया जाएगा। आप सबको मेरी बात समझ आएगी ना, आपको समझ आएगा ये अकेले बंदे का खेल ही नहीं है कि वो जाकर पूरा शॉपिंग बना पाए, समझ रहे हो। और शॉपिंग का आपने कोई भी एक मॉड्यूल उठा के बनाना शुरू कर दिया है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये क्लियर हुआ सबको कि ये कैसे चल रहा है सब कुछ। सो द पॉइंट इज, हमें क्या बात समझ में आई कि भाई इसका मतलब अगर हम बाय की बात करें तो हो सकता है हमने विदित को लगा दिया कि भाई जा बाय वाला कोड लिख ले भाई अपना, दूसरा ना बाय का मॉड्यूल बना। तो इसका मतलब जैसे मैंने ये बनाया मॉड्यूल, अपना एक फोल्डर, उसके अंदर अपनी सारी चीजें, तो विदित क्या करेगा, विदित क्या करेगा, दूसरा बंदा मेरी चीजों को एक्सेस कर पाए, टेस्ट कर पाए, तो एनपीएम स्टार्ट बनाया था, चला के देख ले भाई। बंदे को दिमाग लगाना पड़ेगा सामने वाले को। और एक मेन भी बनाया, तो अब मेन हमें समझ आने वाला क्यों। तो विदित ने बाय में कोई ना कोई तो मेन फाइल बनाई होगी ना, जिससे कि सेलर या एडमिन वांट टू चेक कि भाई कितनी चीजें बिक गई हैं। तो एडमिन सपोज अमित ने लिखा है, तो अमित चाहता है कि भाई मैं विदित के इस मॉड्यूल को एक्सेस करूं, तो इसका मतलब अमित का एक अलग फोल्डर होगा जिसमें अमित ने एडमिन वाला सारा कोड लिख रखा होगा। ऐसे मान लो सेलर का कोड सपोज किसी और डेवलपर ने लिख रखा है, सब मान लो अनमोल ने लिख रखा है, ठीक है। सपोज मान लो कि इन्वेंट्री का कोड साहिल ने लिख रखा है, तो उसका मतलब सब लोगों ने अलग अलग कोड्स लिख रखे होंगे, ठीक है। तो अब सबके अलग अलग फोल्डर्स होंगे और ये आपस में बात करेंगे, तो सब अपने एनपीएम स्टार्ट बना के बैठे होंगे ताकि हम एक दूसरे कोडों को भी चलाकर भी देख सकें। और सबने अपनी मेन फाइलें बना रखी होंगी। मेन फाइल ऐसे बना रखी होंगी कि सपोज अगर अनमोल को जाके साहिल का कोड कॉल लगाना है, तो भाई वो जाकर उसका फोल्डर खोल के ये थोड़ी पता लगाए कि भाई कौन सी फाइल है, किसको मैं कॉल लगाऊं। तो उसने क्या करना है, उसने जाके सिर्फ लिखना है रिक्वायर करके अपने आप आ जाए वो मेन फाइल मेरे पास। ध्यान सुनना, रिक्वायर करे अपने आप आ जाए वो मेन फाइल, क्योंकि जब मैं रिक्वायर लिखूंगा वो जाकर पैकेट और जैसे ढूंढेगा वहां से निकाल लाएगा। तो आई होप ये सबको बात समझ आ रही है कि मेन फाइल का काम क्या हुआ। तो अगर अमित को जाके विदित का मॉड्यूल कॉल लगाना है, तो अमित इज नॉट इंटरेस्टेड कि भाई विदित ने कितनी फाइलें बनाई हैं, उसमें से कौन सी टारगेट फाइल है, यानी कौन सी मेन फाइल है इसको मैं चलाऊं। वो तो अपने आप किसमें लिखा होना चाहिए, उसके पैकेट और जैसे में। मैं तो रिक्वायर करूं अपना मेन फाइल रिक्वायर हो जाए, और फिर वो मेन फाइल अंदर वाली फाइलों को कॉल लगा रही हो, तो मैं इनडायरेक्टली मेन फाइल के थ्रू अंदर तक की फाइलों में घुस जाऊंगा। मेक सेंस? सबको मेरी बात समझ में आई है? इसलिए वाला फीचर है। तो इसलिए इस बात को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं consumer.js की तरफ जाता हूँ और यहाँ जाके लिखता हूँ const, और यहाँ लिख देता हूँ obj इक्वल्स टू, ध्यान देना मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर में जाके डॉट स्लैश, क्योंकि जिस पे बैठा हूँ तो डॉट स्लैश, क्योंकि मेरे को इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। इस फोल्डर से बाहर आके कैलसी ब्रेन ऐप में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से स्लैश करना पड़ेगा, फिर यहाँ से मैं कुछ नहीं लिखता, बस यहाँ तक लिख छोड़। ध्यान देना, मैं इंडेक्स नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता यार इंडेक्स है या कौन सी फाइल है, मैंने ऐसा लिख के छोड़ दिया। अब इसे क्या करना चाहिए, इसे इंडेक्स मुझे दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा कैलसी ब्रेन ऐप से ये पहुंचा पैकेट.json में, पैकेट.json से इसके पास था मेन से था इसके पास इंडेक्स.js से यहाँ पहुंचा, इंडेक्स.js ने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करके कैलसी आ गया, कैलसी यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो ओबीजे पे आ गए और console.log obj.add ऐसा कर दीजिए हम, ठीक है। अब इसे चलाकर देख लो। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से हम पहुंच जाते हैं किसके अंदर, कॉलर के अंदर, ठीक है। ये पहुंच गए हम कॉलर के अंदर। यहाँ जाके लिखते हैं नोड, और कॉलर के अंदर कौन सी फाइल है, consumer.js। देखो 30 आ गया, समझ आ गई सबको बात कि मेन फाइल का क्या फायदा है। तो अब आप इसको ऐसे सोच सकते हो, ये जो कॉलर है इसमें भी हम पैकेट.json बनाए थे। अब पैकेट.json देखते हो कितने सारे सवाल पूछती है। इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू आंसर ऑल दीज आंसर, कि वो जो मेरे से पूछती है इतने सारे क्वेश्चन, उनके आंसर्स मैं करूँ, तो np minute -y कर दो, बस np minute -y करके वो सबको यस मान लेता है।
सबको यस मैन पे पैकेट डॉट जेसन कर देता है, पैकेट डॉट जेसन के अंदर सबको यस करके ले आता है ना, और मेन अपने आप पकड़ लेता है कंज्यूमर डॉट जेएस, क्योंकि उसे पता है एक ही तो फाइल है, इंडेक्स तो पकड़ूंगा नहीं। तो हमें समझ आ गया बात। अब हम यहाँ जाकर क्या करते हैं, यहाँ जाकर अपना स्टार्ट बना देते हैं, स्टार्ट में जाके हम लिख देते हैं नोड, और नोड में जाके लिख देते हैं कंज्यूमर डॉट जेएस। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया, इसे क्लियर करते हैं। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर जाकर, यहाँ लिखते हैं npm start। ठीक है, ये चली कंज्यूमर डॉट जेएस, कंज्यूमर डॉट जेएस ने चलाया इंडेक्स डॉट जेएस को, वहां से आया 30 रिजल्ट आ गया हमारे पास। समझ रहे हो, एक तरह की एब्स्ट्रक्शन नहीं बना दी हम लोगों ने कि क्या और अंदर, ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहते हम, तो इस तरीके से हमने यहाँ बिल्ड कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए मेन का क्या काम है और स्टार्ट का क्या काम है, और अपनी खुद की कमांड्स का बिल्ड कर सकते हैं। देखो गाइस, कोई डाउट इसके अंदर, कोई क्वेरी? ठीक है, विदित समझ आ गई बात है, मेन का क्या काम है? सर यानी कि रिक्वायर जो हम एफएस करते हैं उसकी भी जो स्टार्ट फाइल होगी उसी को रिक्वायर किया जाता है बस। यही है हर जगह। चौक किया था, चौक के अंदर कितनी सारी फाइलें थी, फिर उसने एक स्टार्ट फाइल बना रखी हम लोगों के। ठीक है, मेन फाइल बना के बैठा है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई, और हमें समझ आ गई बड़ी एप्लीकेशन भी इसी से बनेगी। तो ये स्टैंडर्ड हम भूल नहीं सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस हमें ये सब चीजें नहीं देगा, ये नोड दे रहा है हमें, समझना। एक्सप्रेस तो हमें वो चीज देगा जो हम नोड में बड़े तरीके से लिखते होंगे। क्लियर है सबको बात? जो भी चीज हम बड़े तरीके से लिखते होंगे उसको छोटा करने के लिए हमारे पास क्या यूज होगा, एक्सप्रेस यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी होगी हम सबको। अब बढ़ते हैं हम इससे आगे, नेक्स्ट लेवल पहुंचते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम इस मॉडल को पब्लिश करना चाहते हैं। इस बार पब्लिश करने के लिए हम यहाँ से एक बार पहुंच जाते हैं, ये ठीक है, ये npm js पे मैंने आपको बताया था, वहाँ लॉगिन है ऑप्शन, एक बार यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, साइन इन कर देते हैं इस पे। जैसे मेरे पास मीन बैच जून आ रहा है और इसका कुछ पासवर्ड है मेरे पास, तो मैंने अपना एक अकाउंट बना रखा है, आप लोग अपना एक अकाउंट बनाकर आओगे। ठीक है, क्रिएट अकाउंट का बटन आ रहा है, इस पे जाकर साइन इन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आ गया अपने पास, साइन इन हो गया। अब हम लोगों ने ये सर्च कर लिया था, आप सबको पता है कि भाई ये वाला जो नाम है कैल्सी ब्रेन ऐप, ये नहीं था एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास नहीं था, तो हमें क्या करना है, हमें जाकर यहाँ जाकर सबसे पहले इस जगह पहुंचकर cd कैल्सी, इससे बाहर आना पड़ेगा मेरे को पहले, cd डॉट cd कैल्सी ब्रेन ऐप। अब मेरे को इसे लॉन्च करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर npm add user नाम से कमांड होती है। ठीक है, इसे मैं लिखूंगा, तो जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूँ npm add user, तो देखो ये मेरे से पूछता है मेरा यूजर नेम। ठीक है, अगर आप यूजर नेम देखो तो मैंने यहाँ जो यूजर नेम बना रखा है वो है मीन बैच जून। ठीक है, तो मैंने इसका बना दिया मीन बैच जून, ये मेरा यूजर नेम हो गया। फिर इसे पासवर्ड देना है मेरे को। ठीक है, तो मैंने अपना यहाँ पासवर्ड टाइप कर लिया। ठीक है, तो जब मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ ना यहाँ पर अपना, तो ये क्या कर रहा है, ये स्टार नहीं दिखाता ताकि ये ना बताए कि पासवर्ड कितना बड़ा है। और फिर यहाँ जाकर मैं अपना मेल आईडी, आई एम जस्ट चेकिंग इट कि भाई पता नहीं ये मेल आईडी मैंने बनाया है या फिर और यूज किया, आई डोंट नो, तो मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है जी, लॉगिन हो गया, इसको मैंने सब सही लिखा। तो मेरे को शक था कि ये वाला मेल आईडी मेरे पास है या नहीं, क्योंकि मैंने कई बार अकाउंट्स बनाए। तो मैंने यहाँ पर जाके क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड और ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। नाउ इट इज लॉगिन। अब ये लॉगिन हो गया, तो मैं जाकर सिर्फ लिखता हूँ npm पब्लिश। तो पब्लिश करने से ये पब्लिश होना शुरू किया इंटरनेट पे। ये हो गया जी पब्लिश। इसका नाम हो गया कैल्सी ब्रेन ऐप नाम से 1.0.0 पब्लिश हो चुका है। ये अब आप चेक करोगे तो आप यहाँ चले जाओ अपने प्रोफाइल में, अपने पैकेजेस में। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ और पहले करे होंगे, तो कैल्सी ब्रेन ऐप इस पे चल जाते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, तो यहाँ गया, ये पैकेज ये अपना एक पैकेज आ गया, देखो आ गया, इस पे आ गया npm इंस्टॉल कैल्सी ब्रेन ऐप। अब मान लो कोई भी बंदा इसे यूज करना चाहता है इस एप्लीकेशन को, तो कर सकता है। कैसे कर सकता है देखो, तो हम यहाँ जाके एक फोल्डर बनाते हैं यूजिंग इट। ठीक है, ये फोल्डर मैंने बना दिया, cd डॉट करते हैं cd। अब आप लोग भी अपनी मशीन पे से चेक कर सकते हो पैरेलली, अगर आपको में से किसी को चेक करना है तो cd यूजिंग इट करो। अब आप पहुंच गए cd यूजिंग इट पे, ये फोल्डर खाली है इस वक्त यूजिंग इट नाम से। यहाँ जाके हमने लिखा npm init -y,
ताकि यस करके सारे आंसर दे दे। तो पैकेट डॉट जेसन देखो सारी चीज आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ जाकर npm minute -y करने के बाद आप लिख दो npm इंस्टॉल, और आपके एप्लीकेशन नाम क्या था देखो, कैल्सी ब्रेन ऐप, तो कैल्सी ब्रेन ऐप। आप सबको पता है ये इंस्टॉल हो जाएगी नेट से आके, तो ये इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी और नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बन जाएगा, बिल्कुल वैसा होगा जैसे चॉक के लिए हुआ था हमारे पास। और आप देखो यहाँ डिपेंडेंसी भी आ गई इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसे यूज करने के लिए आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ बनाए थे call.js, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं const कैल्सी और रिक्वायर, और रिक्वायर में जाके आप ध्यान देना मैं सीधे लिखूंगा कैल्सी ब्रेन ऐप, कोई डॉट नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो नोड मॉड्यूल से ढूंढ रहा है। तो चॉक भी हमने ऐसे लिखा था ना, वो नोड मॉड्यूल से ढूंढेगा। तो अगर आप इसे खोल के देखोगे तो इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर देखो वो सारा कोड आ गया जो हमने लिखा था वहां पर, आ गया, ठीक है। अब मैं यहां से जाकर क्या कर सकता हूं, मैं यहां से जाके स्पेसिफाई कर देता हूं console.log कैल्सी.add 1020। तो हमने अपना है ना मॉड्यूल पब्लिश कर लिया, और यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके हम स्पेसिफाई कर देते हैं नोड और call.js 30 आ गया। आप सबको बात समझ आई? तो आपने क्या याद रखना है, आप लोगों के लिए क्या याद रखने की जरूरत है कि आप याद रखो। तो अब हमने सपोज यहाँ याद रख लिया कि भाई अगर हमें मॉड्यूल को पब्लिश करना है तो ये कमांड आपको याद रखनी है, ऐड यूजर, जिससे आपने जो अकाउंट बनाया था उसका लॉगिन आईडी आपने ऐड करना है, ठीक है। तो आपने उस लॉगिन आईडी को ऐड करना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। आप उसे ऐड करो और फिर जाकर उसे पब्लिश करो। तो दूसरी कमांड क्या रखिए, पब्लिश। सबको डाइजेस्ट हो गई बातें, अपना मॉड्यूल पब्लिश करना आ गया। देखो पब्लिश करना इज नॉट अ बिग डील। बिग डील क्या आप लोगों के लिए, बिग डील है कि क्या ऐसा पब्लिश करूं जो लोगों के काम आए, समझ रहे हो। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो समझ आएगा जैसे जैसे आप एप्लीकेशंस बनाना शुरू करोगे, सो यू कैन पब्लिश इट। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन? कैल्सी ब्रेन ऐप की सारी फाइल्स दिखा दो। ब्रेन ऐप ये वाली या जो इंस्टॉल हुई है वाली? सर यही वाली जो खुद का फोल्डर बनाया। देखो एक तो index.js है, इसमें हमने लॉजिक लिख रखा है। एक test.js में हमने टेस्टिंग कर रखी है, ठीक है ना। एक prod.js थी वो खाली थी, उसमें कुछ किया नहीं था मैंने, और packet.js में एंट्रीज कर। सर इसमें जैसे अब हम कुछ अपडेट करते हैं अपने जो ओरिजिनल फाइल है उसमें, तो वो npm पे कैसे जाएगी, हमें फिर से पब्लिश करनी पड़ेगी? हाँ, इसे पब्लिश करनी है हमें। और जब भी पब्लिश करो तो एक रूल याद रखना है, npm पब्लिश आपने लिखा, लेकिन packet.js में जाके उसका वर्जन अपडेट करता है, ठीक है। तो 1.1 कर दिया, 1.2 कर दिया, तो आपके क्या होगा, हिस्ट्री बन जाएगी सारे वर्जन्स की। क्लियर है? सर थोड़ा सा था ना, मेरा कनेक्टिविटी इशू हो गया था यार। कहाँ से किस पॉइंट से गया था आपका कनेक्टिविटी? सर आप शायद पब्लिश करने वाले थे, शायद पता नहीं कब चला गया था। पब्लिश करने कहाँ से नहीं, क्योंकि देखो पब्लिश हम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? पब्लिश करने ये कमांड हमें टाइप करनी है। सबसे पहले तो हमें इस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर पे पब्लिश करना है, कैल्सी ब्रेन ऐप पे, ठीक है। तो मैंने इन्हें दिखाया कि पहले cd करके कैल्सी ब्रेन ऐप पे चले जाओ। जब उस पर चले गए तो सेकंड कमांड लिखी हमने npm ऐड यूजर। npm ऐड यूजर करते ही वो आपसे पूछेगा आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड npm वाला, ठीक है। और आपने जो npm के अकाउंट बनाते हो ईमेल आईडी दिया था, तो तीन चीज आपको डालनी है, यूजर आईडी, पासवर्ड और ईमेल, तीन चीजें आप डाल दो इसमें। npm ऐड यूजर से आपके पास क्या हुआ, यूजर ऐड हो गया, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट काम करना है लेटेस्ट, उसके बाद जो कमांड टाइप करनी है वो करनी है npm पब्लिश। और जैसे हमने इसे पब्लिश किया तो ये हमें दिखना शुरू हो गया कि हमारा मॉड्यूल ये कैल्सी ब्रेन ऐप पब्लिश हो। तो फिर अब हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल कमांड से, ठीक है। तो हम लोगों ने यही काम किया यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पहुँच गए तो हमने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम रख दिया यूजिंग इट, और यूजिंग इट में हम चले गए। यूजिंग इट में जाकर हम लोगों ने क्या किया, पहले हम cd कर यूजिंग इट में गए, फिर हमने npm minute -y किया, जिससे क्या हुआ, पैकेट.js बन गई। और फिर उसके अंदर जाकर npm minute -y के बाद जाने के बाद हमने इंस्टॉल कर दिया npm इंस्टॉल कैल्सी ब्रेन ऐप। तो ये इंस्टॉल हो गई, किसके अंदर इंस्टॉल हो गई, यूजिंग इट के अंदर। अब जाके सिर्फ मैंने इसे कंज्यूम कर लिया रिक्वायर करके, ठीक है।
तो पब्लिश करने की कमांड याद रखनी है, ऐड यूजर एंड पब्लिश, ठीक है। बाकी इंस्टॉलेशन करना तो वही पुराना तरीका है। सर पब्लिश कोड कैसा रहता है, मतलब वो जो कोड वहाँ पे होता है जो हमारे लोकल पे है और जो पब्लिश हुआ है वो उसमें कुछ फर्क Same रहेगा है। ज्यादा? कोई फर्क नहीं है, जेएस फाइल बिल्कुल ही वैसा का होगा? वैसा जाएगा जैसा जेएस फाइल जाएगी बिल्कुल आपकी। तो अगर आप जैसे यहाँ जो पब्लिश हुआ आपके पास कोड ना, तो हमने इस कोड के लिए अगर हम चाहते हैं कि कोई बाहर का बंदा इस कोड को देख सके तो हम गिट पे अपना एक अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर गिट को लिंक करके आएंगे इस जगह, समझ रहे हो। तो आपने समझना है कि अभी तो सिर्फ हमने कोड पब्लिश कर दिया, कोड किसी को देखना होगा अगर तो वो कैसे देख पाएगा, जब वो npm इंस्टॉल चलाएगा तो उसके नोड मॉड्यूल्स में हमारा सारा कोड आ जाएगा, ये पूरा कोड इसको मिलना शुरू हो गया, समझ रहे हो। तो वो जो वहाँ कोड था वो यहाँ आ गया इसके पास इस मशीन, ठीक है, npm इंस्टॉल से। लेकिन अगर आप चाहते हो गिट पे चल जाए तो आप गिट पे पहले इसे डाल दो और उसका लिंक दे दो, जैसे चौक ने रखा था। क्लियर है? हेलो। तो सर सर्वर पे डालने पे भी यही करना पड़ेगा बस हमें? सर्वर पे अगर होस्ट करना है हमें तो यही करना है बस हमें, मतलब नहीं, एक वो रिलीज? हाँ, ये सर्वर पे होस्टिंग नहीं है यार, ये क्या है, इट इज बेसिकली पब्लिशिंग योर मॉड्यूल्स और समबडी कैन एक्सेस इट। तो हम यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो ये थॉट प्रोसेस ऐसा है, npm एक ऐसा प्लेस है जहां पर सारे पैकेजेस पड़े, ठीक है। अगर आप npm पे कुछ डाल रहे हो तो आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्योंकि आप कौन सा अकाउंट यूज करो, सब पब्लिक। तो आपने कुछ बनाया और उसे पब्लिश कर दिया npm पे, ताकि अब कोई भी बंदा npm इंस्टॉल और आपके पैकेज का नाम लिखे और उसकी मशीन पे वो सारी चीजें आ जाए, ठीक है। ये सर्वर पे पब्लिश नहीं है, इसका पर्पस है कि आपने कोई कोड लिखा है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि इस कोड को मैं यहाँ पब्लिश कर देता हूँ। तो सपोज आपने जाके सोचा कि भाई मान लो आपके पास कोई आइडिया आया और आपको लगा कि सपोज मैं जीएसटी के ऊपर कोड लिखना चाहता हूँ कि टैक्सेशन कैसे निकालते हैं पूरी, या मैं फाइनेंशियल फॉर्मूलेस क्रैक करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियल सिस्टम बनाएगा तो मैं सारे फाइनेंशियल फॉर्मूलेस लिख देता हूँ उसके अंदर, यानी फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ, या मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ बना के रख देता हूँ, उसे जाके मैंने पब्लिश कर दिया ताकि अब कोई भी उसे कंज्यूम कर सके। समझ आ रही बात? या मैंने जावास्क्रिप्ट पे कोई मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी बना दी अपनी, उसे पब्लिश कर दिया यहाँ पर। क्लियर है किस लिए ये? और मैंने ऐसी चीजों के नाम पता क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये चीजें बनाई जा सकती है ना। लेकिन जैसे चौक है उसे बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो टर्मिनल का कलर बदलता था, टर्मिनल का कलर बदलने के लिए आपको लो लेवल जाना पड़ेगा, यानी कि नोड जेएस को C++ से कनेक्ट करना पड़ेगा और C++ लेवल की आनी चाहिए। क्लियर हो रही बात? तो इसलिए मॉड्यूल दो तरीके के हैं हमेशा npm पे, एक है जो बिजनेस साइड के लिए काम करते हैं और एक जो है लो लेवल काम करते हैं, ताकि हमें लो लेवल काम ना करना पड़े, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी पब्लिशिंग है। जब आप सर्वर पे पब्लिश करोगे तो वो अलग स्टेप होगा, तो हम उसे AWS पे पब्लिश करेंगे, कैसे AWS पे डालते हैं चीजों को, या Heroku पे कैसे डालते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई सबको बातें? देखो कोई और क्वेश्चन? हेलो। बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, जैसे हमने यूजिंग इट में कोई मेन फाइल नहीं दिया है, तो कोई अगर यूजिंग इट रिक्वायर्ड करेगा तो उसे कौन सी फाइल मिलेगी फिर? उसे कोई फाइल नहीं मिलेगी और उसे बताना पड़ेगा रिक्वायर कि भाई मेरे को यूजिंग इट के अंदर ये वाली फाइल रिक्वायर करनी है, ये वाली call.js, उसे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। अगर हम जब वहाँ यहाँ पर मेन एंट्री कर देंगे, अगर यानी जैसे यहाँ पर मेन है index.js, तो मुझे यहाँ पर जाकर ये एंट्री करके आनी पड़ेगी अगर कोई इसे रिक्वायर करना चाहता है। अगर वो सिर्फ फोल्डर नेम को रिक्वायर करना चाहता है तो उसे फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही मोल्ड कर सकते हो कि आई डोंट वांट टू रिक्वायर द call.js, आई हैव सम अदर JS, आई वांट टू रिक्वायर इट एंड दैट इज नॉट मेन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब है ना इसी बात पे एक थॉट भी लेना है यार आप सब लोग। देखो एक बहुत गहरी थॉट है, ध्यान समझना।
तो समझना कि हमने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, उसमें सपोज हमें समझ आया कि यार हमारे पास ना बहुत सारी जेएस फाइल्स है, तो ऐसे ऐसे बॉक्स तो खींच रहा हूँ, समझ लो बहुत सारी जेएस फाइल्स है। अब ये जितनी सारी जेएस फाइल्स है, इसमें से कुछ कुछ चीजें मुझे बाहर फेंकनी है, बाहर निकालनी है, ठीक है। तो इन सबको मेरे को बाहर निकालना है किसी तरीके से। तो बाहर निकालने का मतलब है, समझ लो जरा, कि मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और हर चीज को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो जिसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो बाहर निकल रही होंगी, तो जिसको यहाँ पर मैं रिक्वायर कर रहा हूँ वो मिल रही होंगी मुझे। ध्यान देना, जिसको मैं रिक्वायर कर दूंगा, ये मान लो ये मेरी main.js फाइल है, ठीक है। और ये जो main.js फाइल है वो A से B से C से D से सबसे बात कर रही है और उनसे कुछ कुछ चीजें मंगा रही है, रिक्वायर कर रही है, और इसी की एंट्री मैंने मेन में डाल कर रखी है। तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा कि यार ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन हो गई, यानी कि जब भी मैं इस मेन को बुलाऊंगा तो मेरे को सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे क्योंकि सब यहाँ से रिक्वायर हो चुके होंगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट भर दिए होंगे नेस्टेड। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्सपोर्ट किया होगा, उसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट फिलअप होंगे। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसा कर रखा होगा हम लोगों ने। तो हम बुलाएंगे हमेशा मेन को, बाकी सब कुछ यूजफुल शुरू हो जाए। तो इस तरीके से जनरली एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं लोग, ताकि एब्स्ट्रैक्शन खिंच जाए सामने वाले के लिए, उसे पता ही ना हो कि अंदर कौन कौन सी फाइलों को बुलाया जाता है। तो वो हमेशा एक ही फाइल को बुलाता है सर। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाए इससे गाइस, अगर यहाँ तक सबको समझ आ गया तो हमने अपना मॉड्यूल बनाना समझ लिया है, अपने मॉड्यूल को पब्लिश करना भी सीख गए हैं, उसे कंज्यूम करना भी सीख गए हैं कि अपने मॉड्यूल को पब्लिश और कंज्यूम कैसे किया सकता है। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने जो फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक और फोल्डर बनाते हैं, फिर बात करते हैं वही, क्योंकि हम तो अभी स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स पे। तो हमने एफएस पढ़ा था, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो हम फिर से फाइल हैंडलिंग देखते हैं, उसको एक और ढंग से देखना शुरू करते हैं। तो मैं इसका डेमो 1.js बनाता हूँ और मैं ऐसा लिखता हूँ सबके सामने, fs इक्वल्स टू रिक्वायर fs। अब मेरे हिसाब से आप लोगों ने चीजें भी ज़्यादा समझ आनी चाहिए। जैसे मैं रिक्वायर fs लिखता हूँ तो उसके आगे डॉट स्लैश नहीं लिखता हूँ, तो इसका मतलब वो अपने आप ढूंढता है उसको नोड के अंदर, नहीं मिलता तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर, नहीं तो एरर। और लेकिन अगर हम अपने लोकल मॉड्यूल्स पे कहते हैं तो डॉट स्लैश करके पाथ देने पड़ते हैं, ठीक है ना। इससे समझ आता है कि ये मॉड्यूल स्टैंडर्ड है या थर्ड पार्टी है। अब आप यहाँ जाके लिख दो fs डॉट रीड फाइल, ऐसा स्पेसिफाई कर देते हैं, अंडरस्कोर फाइल नेम दे देते थे हम लोग, ठीक है ना। और हम फाइल को पढ़ लेते थे। ये कौन सी फाइल पढ़ के देता था हमें? ये करंट फाइल देता था, और हमें एरर मिलता था या फिर कंटेंट मिलता था, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम ये खेलते थे, इफ एरर तो क्या होगा, एल्स नहीं है तो क्या होगा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मेरा सवाल है कि मैं जाकर इस फोल्डर के बाहर, स्टैंडर्ड के बाहर, अगर मैं जाऊं स्टैंडर्ड के बाहर, तो नोड कोड्स में जो copy.js है इसे पढ़ना चाहता हूँ, या shares.txt से पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो shared.txt कहाँ पड़ी है ना, इसका मतलब shares.txt पड़ी है नोड कोड्स के अंदर, ठीक है ना। इससे हमें समझ आ रहा है। लेकिन मैं कहाँ बैठा हूँ, अंडरस्कोर फाइल नेम से करंट फाइल पे। तो मुझे जाना कहाँ है, स्टैंडर्ड से बाहर जाना है, स्टैंडर्ड से होके कहाँ जाना है, नोड कोड्स पे, नोड कोड्स के अंदर से कहाँ जाना है, shares.txt से।